नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा खबर। गढ़वाली में एक कहावत है, कुसगोरिया हल्या बल्द बतांद गल्या। उत्तराखंड के नेताओं पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। यहाँ एक से एक कुसगोरिया हल्लियां हैं जिन्हें अपना कुसगोर छिपाने के लिए बल्द को ही गल्या घोषित कर देने की चकड़ैती खूब आती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण ये वीडियो है जो देवप्रयाग विधानसभा का है और जहां पानी के समस्या से परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नेताजी इतने चकड़ैत हैं कि जैसे ही लोग उन्हें घेरने लगे, उन्होंने जोर जोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम और धारी देवी की जय के नारे लगवा दिए। आप लोग खुद ही पहले ये वीडियो देखिए। मैं आप सुनो, अरे दीदी सुनो, आप चिंता मत करो। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोले माँ चंद्रवती की, बोले माँ धारी देवी की, बोले माँ चंद्रवती की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवप्रयाग विधानसभा के कई इलाकों में पिछले काफी समय से पानी की समस्या है। हर घर नल और घर घर जल के दावों के बीच हकीकत यह है कि नदी किनारे की बसासतों में भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बीते हफ्ते देवप्रयाग विधानसभा के लोगों ने जब इस पूरे मुद्दे पर अपने विधायक विनोद कंडारी से सवाल किए तो उन्होंने नेताओं वाला ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और विरोध के नारों को भारत माता की जय के नारों से दबवा दिया। जनता को बुथिया देने के लिए ये एक ऐसा मंत्र बन चुका है जिसे नेता बार बार इस्तेमाल करते हैं और जनता हर बार ठगी ही जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देश के एक बड़े हिस्से को पानी और बिजली देता है, उसी प्रदेश में नदी किनारे बसे लोगों को भी पानी के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पहाड़ को लूटने में ऐसे मिसे रखी है कि द्विहत्ती सपोड़ते हुए ये भी भूल चुकी है कि वो किस तरह के विनाश को आमंत्रित कर रही है। पहले से ही कई तरह की आपदाओं की मार झेलने वाले उत्तराखंड में आज भी खुलेआम पहाड़ उजाड़े जा रहे हैं जो सीधा सीधा नई आपदाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। आप ये भयानक वीडियो खुद देखिए। तीनों पैच कंप्लीट है। ये वीडियो यमुना पर बन रहे लखवाड़ डैम का है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक साफ साफ कह चुकी है कि संवेदनशील पहाड़ों में ब्लास्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह धड़ल्ले से ब्लास्ट करते हुए पहाड़ों की नींव हिलाई जा रही है। मलबा सीधे सीधे रिवरबेड में बिछाया जा रहा है और संबंधित विभागों ने पूरी तरह से बौग मारी हुई है। कभी कभार मामला अगर सुर्खियों में आ जाता है तो कोई ना कोई कानूनी लूपहोल खोज लिया जाता है या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत जुर्माना लगाते हुए ब्लास्टिंग के लिए जिम्मेदार कंपनी को चेतावनी वाला नोटिस थमा दिया जाता है, जिसे कंपनी पुटपुंजिया ढूंढ की तरह फुंड चुलिया देती है। कमीशन का मीट भात सपोड़ते हुए हमारे नेता लोग ये भी भूल जाते हैं कि ऐसी लापरवाही आखिर में बरमंड के रास्ते बाहर निकलती है, जिसके बारे में जनकवि गिरदा ने सालों पहले ही चेतावनी दे दी थी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती, महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो प्रदेश के एक ऐसे नेता से जुड़ी हुई है जिसके जीवन में मुसीबतें बुढ़ापे की तरह आ रही हैं, जो एक बार आता है तो फिर आता ही चला जाता है। उन नेताजी का नाम है शंभू पासवान। ऋषिकेश के मेयर बन चुके शंभू पासवान यूं तो चुनावों से पहले से ही लोगों के निशाने पर थे, लेकिन चुनावों के बाद तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो चुनाव परिणामों के दिन ही उनके समर्थक पहाड़ी लोगों को भद्दी गालियां देते नजर आए थे, जिसके चलते काफी विवाद हुआ। उनके चुनावों में पहाड़ी मैदानी की बहस ने इतना जोर पकड़ा कि फिर वो बढ़ती ही चली गई और इतनी बढ़ गई कि उनके संरक्षक प्रेमचंद्र अग्रवाल की कुर्सी तक ले उड़ी। अब खतरा शंभू पासवान की कुर्सी तक भी आ चुका है।
इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। नगर निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद जब राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, ऋषिकेश नगर निगम तभी से विवादों में घिरने लगा था। इसका मुख्य कारण यह भी था कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही गैर पहाड़ी मूल के लोगों को अपना अपना प्रत्याशी बनाया था। इसी पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी की बहस में यहां एंट्री हुई थी निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी की, जिन्हें जमकर वोट भी पड़े थे, लेकिन वो करीब 3000 वोट से चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। ऋषिकेश के चुनावों में सिर्फ पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी की बहस नहीं थी, बल्कि सवाल इस बात पर भी उठ रहे थे कि क्या शंभू पासवान, जो मूल रूप से बिहार के हैं, उन्हें उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलना सही है या गलत। हालांकि शंभू पासवान के पास उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है और उसमें दर्शाई गई जाति उत्तराखंड की अनुसूचित जातियों में शामिल भी है, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ कानूनी तकनीकियां हैं जिनकी जांच अब एक समिति कर रही है। इस जांच की शुरुआत तब हुई जब दिनेश चंद्र मास्टर जी ने 26 फरवरी के दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए शंभू पासवान के चुनाव को ये कहते हुए चुनौती दी कि उन्होंने गलत तरीकों से आरक्षण का लाभ लिया है और वे इसके हकदार नहीं थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 3 मार्च को देहरादून के जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया। यही समिति इन दिनों ये जांच कर रही है कि क्या शंभू पासवान उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं या नहीं। समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए दिनेश चंद्र मास्टर जी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाया है। सुरेश ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत प्रत्यावेदन तैयार किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला देते हुए बताया है कि शंभू पासवान उत्तराखंड में आरक्षण के हकदार नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से इसका लाभ दिया गया है। इस प्रत्यावेदन में कहा गया है कि शंभू पासवान ने चुनावों के दौरान हलफनामा देते हुए बताया था कि उनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है और उन्होंने 8वीं बिहार से की है। इस तर्क से आशय ये था कि शंभू पासवान अपने स्कूली दिनों तक भी बिहार में ही रहा करते थे। इसके साथ ही इस प्रत्यावेदन में ये भी दावा किया गया है कि शंभू पासवान की जो भी ज़मीनें उत्तराखंड में हैं वो उन्होंने खुद ही खरीदी हैं और उनकी कोई भी पैतृक ज़मीन यहाँ नहीं है। जबकि संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो साल 1950 में भी वहां के निवासी थे जहां वो आरक्षण लेना चाह रहे हैं। प्रत्यावेदन में सुप्रीम कोर्ट के मरी चंद्रशेखर राव फैसले के साथ ही कुछ अन्य फैसलों का हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी प्रवास करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन आरक्षण का लाभ उसे सिर्फ अपने मूल प्रदेश में ही दिया जा सकता है। इसलिए संभव है कि शंभू पासवान जिस जाति से आते हैं उसे भले ही बिहार और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की सूची में शामिल किया गया हो, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें सिर्फ अपने मूल प्रदेश में ही मिल सकता है। अब उत्तराखंड उनका मूल प्रदेश है या नहीं, ये स्थापित करने के लिए उन्हें साबित करना होगा कि उनके पूर्वज साल 1950 से पहले से यहाँ रह रहे थे। सुरेश सिंह अपने पत्र में दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून है कि कोई व्यक्ति और उसकी संतान केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, यानी वो राज्य जहां 1950 की अधिसूचना जारी होते समय उनका स्थायी निवास था। किसी भी परिस्थिति में ये उस जाति के प्रवासियों को नहीं दिया जा सकता जो अधिसूचना के बाद राज्य में आए हों, फिर भले ही वो बहुत समय तक प्रवास वाले राज्य में क्यों न रह रहे हों। ये कानूनन गलत होगा कि किसी को सिर्फ इसलिए आरक्षण का लाभ दे दिया जाए कि वो उस राज्य में पैदा हुआ हो या 15 साल से रहने के चलते उस राज्य का निवासी बन चुका हो। इन्हीं तर्कों के साथ बेरोजगार संघ की ओर से सुरेश सिंह और दिनेश चंद्र मास्टर जी ने मांग की है कि शंभू पासवान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए और उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। इस मामले में जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट डीएम देहरादून को सौंपेगी, जिसे फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जमा किया जाएगा। कानूनी तौर से देखा जाए तो शंभू पासवान के निर्वाचन पर उठ रहे सवाल आधारहीन तो कतई नहीं है और इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो आगे भी कई मामलों के लिए नज़ीर बनेगा। उनका निर्वाचन रद्द होता है तब भी और निर्वाचन सही पाया जाता है तब भी ये फैसला प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उत्तराखंड में वैसे भी आरक्षण का सवाल लगातार गहरा होता जा रहा है। महिलाओं के आरक्षण से लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आरक्षण तक कई लोग सवाल उठा रहे हैं और बारामासा को भी सैकड़ों परीक्षार्थियों ने इस संबंध में मेल किए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इन मुद्दों पर कानून के कुछ विशेषज्ञों के साथ एक विस्तृत चर्चा करें ताकि प्रदेश में आरक्षण के सवाल के सभी आयामों को विस्तार से समझा जा सके। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। बीते दिनों जब केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन मई का स्लॉट पूरा भर गया।
ठगों के लिए ये मौका आपदा में अवसर बनकर आया और कई लोगों ने फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसे कई लोग और कई वेबसाइट्स पर उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई भी की है। लेकिन इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा आशय ये भी है कि आप लोग सतर्क रहें और ऐसे किसी भी चकड़ैत के फेर में न पड़ जाएं जो हेली बुकिंग के नाम पर जुगाड़ करवा देने का दावा करता हो। ध्यान रहे कि बुकिंग सिर्फ heliyatra.irctc.co.in के जरिए ही की जा सकती है और भुगतान भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगा। इसलिए किसी भी QR कोड, UPI ID या अन्य माध्यम से भुगतान न करें और अगर ठगी का कहीं भी संदेह हो तो आप लोग 1930 पर कॉल करके इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही इस वीकेंड जो बकी बात का जाम प्रदेश भर में देखा गया, उसने भी आने वाली अव्यवस्थाओं की एक डराने वाली झलक दिखलाई है। सरकार को पता था कि लॉन्ग वीकेंड है और इसलिए कई लोग पहाड़ों का रुख करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी तैयारियां इतनी कमजोर थी कि मसूरी से लेकर नैनीताल तक हर जगह कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए। यही स्थिति रही तो इस बार भी चारधाम में जाम ही जाम वाली नौबत बनी रहेगी और सरकार बहादुर नंबर काउंट को ही अपनी उपलब्धि बताती रहेगी और उसके चेले भी भौण पुरियाते हुए सरकार की जय जयकार के शोर में अव्यवस्थाओं की सिसकियों को दबा जाएंगे। अव्यवस्था की वैसी ही सिसकियां जो प्रदेश के हजारों छात्रों की हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती। इन सिसकियों को महसूस करने के लिए अल्मोड़ा की इस युवा की बात सुनिएगा जिसने अपनी आप बीती हमें लिख भेजी है। मैं शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा में BBA का छात्र हूँ। मैं रानीखेत से हूँ और अल्मोड़ा में किराए के कमरे में रहता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ सिर्फ मेरा समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं इस समय चौथे सेमेस्टर में हूँ और हमारी क्लासेस बहुत ही कम होती हैं। शुक्र है हमारे एकमात्र शिक्षक का जो रोज़ आते हैं और हमें पढ़ाते हैं। उन्होंने अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे पास कोई और शिक्षक नहीं है। दिन में सिर्फ एक ही क्लास होती है। वही एक शिक्षक हमें 2-3 विषय पढ़ाते हैं, जबकि हमारे पास कुल 6 विषय हैं। बाकी के विषय हमें खुद से पढ़ने होते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अल्मोड़ा आकर इस कॉलेज में दाखिला लिया। मैं हर सेमेस्टर के लिए 12,000 से 13,000 रुपये फीस देता हूँ, 1,610 रुपये परीक्षा शुल्क और हर महीने 4,000 से 5,000 रुपये खर्च होते हैं कमरे का किराया, खाना और अन्य ज़रूरतों में। मुझे लगता है कि मुझे 12वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर देना चाहिए था ताकि मैं कुछ कमा कर अपने परिवार की मदद कर पाता। मेरा परिवार इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है और इस सब के बाद भी मुझे सही शिक्षा नहीं मिल रही। उत्तराखंड सरकार, छात्र राजनीति और कॉलेज के उच्च अधिकारियों का भ्रष्टाचार मेरी पढ़ाई और करियर को बर्बाद कर रहा है। मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। कृपया इस विषय को अपने वीडियो में उठाइए ताकि सरकार जाग सके और हमें पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। ये मेरी मातृभूमि है, मेरा राज्य है। मैं इस उत्तराखंड को छोड़ना नहीं चाहता। हमें उम्मीद है कि सरकार और संबंधित मंत्री जी की आंख का पानी अभी इतना भी नहीं सूखा होगा कि प्रदेश के इस युवा की आपबीती भी उन्हें हरकत में न ला सके। इस युवा की आपबीती में पहाड़ के हजारों युवाओं की पीड़ा शामिल है। फिर इन युवाओं की मांग भी तो बस इतनी ही है कि इन्हें अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था आप कर सकें। आईने के सामने खड़े होकर सोचिएगा मंत्री जी, क्या ये युवा कुछ नाजायज़ मांग कर रहे हैं? तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहला, नमस्कार।